हेलो, वेलकम टू लर्न विद आर्यन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ 5 सब टॉपिक्स आते हैं जो कि हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ गे-लुसुप्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड फिफ्थ एवोगाड्रोस लॉ। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवेजियर इन 1789 व्हिच स्टेट दैट मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मैटर ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 20 ग्राम रिएक्टेंट है और फिर हमने उसका रिएक्शन कराया तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें 20 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि ये इस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि मैटर ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना मैटर पहले था उतना ही बाद में हमें मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लॉ क्या कहना चाहता है। ओके, तो अगला है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आइए देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट व्हिच स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि अगर हमें एक कंपाउंड चाहिए तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स का जो भी रेशियो हो वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें H2O यानी कि पानी चाहिए तो उसे बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हमेशा चाहिए होंगे और साथ ही साथ उन दोनों का रेशियो भी डिफाइंड होता है। इन दिस केस हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। मतलब कि हाइड्रोजन 2 यूनिट और ऑक्सीजन 1 यूनिट, तभी हमें 1 यूनिट ऑफ H2O यानी कि वाटर मिलेगा। ओके, तो अगला पॉइंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आइए देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803 व्हिच स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। मतलब कि अगर हम दो एलिमेंट्स को अलग अलग रेशियोज में कंबाइन करवाएं तो जो प्रोडक्ट कंपाउंड बनेगा वो हर बार अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन कराएं तो हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। और वहीं पे अगर हम 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन कराएं तो हमें 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में कि जब हम लोग हाइड्रोजन 2 यूनिट और ऑक्सीजन 1 यूनिट लेते हैं तो हमें 1 यूनिट ऑफ वाटर मिलता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, मासेस दिए हुए हैं। तो पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है। 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। और बाकी जो मैंने आपको यूनिट की बात कही थी वो यूनिट बेसिकली मोल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जब हम लोग 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 मोल्स हो जाएंगे और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 मोल हो जाएगा। और 18 ग्राम्स ऑफ वाटर को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में तो वो 1 मोल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और बाय द वे जब हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमें देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ गया हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, तो अगला है गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आइए देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लुसैक in 1808 and states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided that all gas are at the same temperature and pressure। मतलब कि इस लॉ में बोला जा रहा है कि जब कोई भी गैस किसी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो या फिर प्रोड्यूस्ड हो तब वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर रेशियो में होंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम्स। मतलब कि जो भी रेशियो बनेगा वो वॉल्यूम की यूनिट में होगा और साथ ही साथ रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 ml ऑफ हाइड्रोजन है
और 50 ml ऑफ ऑक्सीजन है तो हमें 100 ml ऑफ वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 का है। आई होप आपको समझ आ गया हो। ओके, अगला है एवोगाद्रोस लॉ। आइए देखते हैं। एवोगाद्रो proposed that equal volume of all gases at the same temperature should contain equal number of molecule। मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉक्स है जिसका कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और साथ ही साथ उस बॉक्स का हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, उसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स डाले। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन डाला, फिर उसके बाद चेक किया कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन डाला, फिर चेक किया कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर हमने उसी बॉक्स में क्लोरीन डाला और चेक किया कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और हमने बाद में पाया कि हर बार हमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले। आई होप आपको एवोगाद्रोस लॉ समझ आ गया हो। ओके, तो अगला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स। मतलब कि मैटर जो होते हैं वो इनविजिबल एटम से बने होते हैं। अब इनविजिबल का मतलब ये कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ओके, अगला पॉइंट है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम हमेशा आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखेगा और उसके जो मास होगा वो भी हमेशा आइडेंटिकल होगा। और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके मास भी अलग अलग होते हैं। और ये जो थ्योरी है ये बाद में जाके गलत हो जाती है जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो अगला पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब कि अगर हमें एक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में चाहिए, तभी हमें अपना डिजायरेबल कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि हम लोग एटम्स को ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे डाल्टन ने बहुत सारी थ्योरीज को एक साथ जोड़ करके अपनी एक अलग थ्योरी बना दिया। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। तो अब हम लोग बात करेंगे एटम के मास के बारे में। तो अगर हमारी डे टू डे लाइफ में मास की बात की जाए तो हम लोग या तो उसे केजी में लेते हैं या फिर ग्राम में मेजर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एटम के मास को मेजर करने की। तो अगर हम लोग केजी या फिर ग्राम में मेजर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। तो इसके लिए एक और यूनिट है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो मास दिए होते हैं एटम्स के, बेसिकली वो एटॉमिक मास यूनिट ही होते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है और वहां पे ए और बी दो अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये ए और बी क्या है। तो ए जो है वो है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी उस एलिमेंट के पास हैं। ठीक है, और बी जो है वो है एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। मतलब कि एटम का जो मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट किसको कहा जाता है। ओके, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब कि एक कार्बन 12 एटम का जो भी मास होता है उसका 1/12 पार्ट को ही हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एएमयू 1 AMU कहते हैं। अब यहाँ पे कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, इसका कोई रीजन नहीं है स्पेसिफिकली। जो भी साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने रैंडमली कार्बन 12 को ही चूज किया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मतलब कि जब एक एमयू की बात होगी तो वहां पे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होंगे। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, नेचर में उसके आइसोटोप्स भी मौजूद हैं। आइसोटोप्स मतलब कि एक ही एलिमेंट जिसके अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास उन तीनों का एवरेज मास होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार्बन का
एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो आइसोटोप्स चाहिए। यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब उसके रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे और एटॉमिक मास देख लेंगे कि तीनों की एटॉमिक मास एक्चुअली में कितनी है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले कार्बन 12 की एटॉमिक मास इंटू उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस कार्बन 13 की एटॉमिक मास इंटू उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस कार्बन 14 की एटॉमिक मास और उसकी अबंडेंस जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 100। तो फिर उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। इन दिस केस इसका 12.011 यूनिट या फिर एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। आइए देखते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मतलब कि एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस का जो भी सम होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कंपाउंड लिया जैसे कि CH4, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ हम लोग ऐसे निकालेंगे कि पहले तो कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग लिख लेंगे जो कि 12, और प्लस देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन है तो फिर लिख लेंगे उसका एटॉमिक मास 1। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो फिर 1 इंटू 4 कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 AMU आएगा हमारा, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3COOH। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और यहाँ पे 2 कार्बन है तो इंटू 2 प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है तो देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, और हमारे पास यहाँ देखें तो 4 हाइड्रोजन भी है तो 1 इंटू 4। अब जब इसको सम करेंगे तो हमारा 16 AMU आएगा। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो 60 AMU होगा। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मूला मास। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है NaCl का और उसे आप अपनी नेकेड आइट से देख पा रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आए होंगे और बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आए होंगे, तभी आप उन्हें अपनी नेकेड आइट से देख पा रहे हो। तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही फॉर्मूला मास होता है। एंड इन दिस केस जो फॉर्मूला मास होगा वो होगा Na प्लस Cl का मास। अब Na का जो एटॉमिक मास होता है वो 13 होता है, सॉरी 23 होता है, और जो Cl क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 58.5 यूनिट आएगा NaCl का फॉर्मूला मास। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, ये मोल्स आखिर होते क्या हैं, तो इसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है, उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये जो नंबर कहीं पे भी आपको दिख गया इसका मतलब है 1 मोल। ठीक है, जिस तरीके से ये यूनिट ऊपर में लिखी गई है कि 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कह सकते हैं, उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको 1 मोल भी कह सकते हैं। अब इसे हम लोग केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। मतलब कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर कहीं लिखा है तो उसका क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बात की जा रही है। ओके, आई होप आपको समझ आया हो कि मोल्स क्या होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा मोल्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम पर यूनिट मोल। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है और बोल रहा है आपसे कि आप इसके बताओ कि मोल्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, मोल्स का फॉर्मूला लिखोगे, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपका गिवन मास क्या है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम, अपॉन आप क्या करोगे मॉलिक्यूलर मास, ये ऑक्सीजन का क्या होता है 16 ग्राम पर यूनिट मोल। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 1 मोल आएगा। ओके, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मोलर मास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो भी मास होता है इन ग्राम्स वही मोलर मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर ये होगा 18.02 ग्राम्स।
और अगर हम लोग बात करें मोलर मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 18.02 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज समझने की आप कोशिश करें कि मोलर मास बदलता रह सकता है लेकिन एटॉमिक मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद है उन सबको सबसे छोटे सिंपलेस्ट रेशियो में बांट करके जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसे ही हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12O6, ठीक है, अब इसे हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में अगर डाल के देखें तो ऐसा कुछ बनेगा CH2O। अब इस सब का होल n, जहां पे n है 6 के बराबर, अब इस 6 को अगर हम इंटू कर दे अंदर तो यहाँ पे C6H12O6 ही बन जाएगा। आई होप आपको इंपेरिकल फॉर्मूला समझ आ गया हो। ओके, तो अगला टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर जो भी अलग अलग एलिमेंट्स है उनका क्या परसेंटेज है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन होता है। अब यहाँ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब कि उस एलिमेंट का मास परसेंट क्या है जिस भी कंपाउंड में आप उस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मतलब कि मास परसेंट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको H2O यानी कि वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हम लोग पहले यहाँ पे निकालेंगे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन जो भी होता है वो 2 होता है, तो इंटू 2 पहले कर दिया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 अपॉन जो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे इस केस में वाटर है 18.02 ग्राम, वो लिख दिया इंटू 100, तो आएगा उससे 11.18%, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से ऑक्सीजन का निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, एक ही ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16.00 अपॉन 18.02 जो कि यहाँ दे रखा है इंटू 100, तो यहाँ क्या आएगा 88.79%। आई होप आपको समझ आ गया हो परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो आपकी 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 अब पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आपको मिलूंगा इसी वीडियो के पार्ट 3 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।